सियासत की बात कर लें क्योंकि आज का दिन राजनीतिक माने में बहुत अहम रहा। यूपी से लेकर बंगाल तक अहम रहा और पंजाब से लेकर राजस्थान तक अहम रहा। दिन भर सियासी सरगर्मियां बढ़ी रही। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी में हलचल बढ़ रही है। दूसरी तरफ पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी घमासान ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी है। मास्टर स्ट्रोक में आज बात सबकी होगी, लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पिछले 27 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक से मुलाकात की और इन बैठकों के बाद पीएम मोदी के घर पर एक और अहम बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में संगठन से लेकर सरकार तक में जिन चीजों पर काम करना है उसे कैसे करना है, कब करना है। 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं। जाहिर है इस वक्त बीजेपी का फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश पर है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं, अभूतपूर्व, प्रशंसनीय। सियासत में तस्वीरें जितनी अहम होती हैं, शब्दों के भी उतने ही मायने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में कोरोना के इस काल में उत्तर प्रदेश के लिए जो तारीफ थी, उसके बाद भी अगर दोनों नेताओं में कहीं कोई मनमुटाव की बात करता है तो उसे सियासी शिगुफा नहीं तो और क्या कहें। बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने के बाद पिछले 24 घंटे में अमित शाह से लेकर पीएम मोदी और फिर जेपी नड्डा से योगी की मुलाकातों के बीच तमाम तरह की अटकलें लगाई गई। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ जो खबरें छनकर सामने आई, उसने ये साफ कर दिया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 80 मिनट तक बैठक चली और इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दोनों ही नेता पूरी तरह से सहज दिख रहे थे। इसके बाद योगी जब बाहर निकले तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ का जो काफिला है वो यहाँ से निकला है और अब सीधे उनका काफिला जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके निवास की ओर बढ़ चला है। 1.25 घंटे से भी ज़्यादा चली है ये बैठक और इसलिए बहुत अहम मानी जा रही है। कल जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी, 1.5 घंटे चली थी। प्रधानमंत्री के साथ 1.25 घंटे बैठक चली है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के साथ किसी मुख्यमंत्री की इतनी लंबी बैठक नहीं होती है और बिल्कुल ये लाजमी है कि जितने मुद्दे थे उत्तर प्रदेश को लेकर, चाहे वहाँ की सरकार से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे वहाँ बीजेपी का जो संगठन है, वहाँ चुनाव होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इन सभी चीजों पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को भले ही शिष्टाचार भेंट बताया हो, लेकिन ये सच है कि इस मुलाकात का यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से गहरा ताल्लुक है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से ये मुलाकात उस स्ट्रेटजी पर मुहर लगाने की थी जो योगी ने एक दिन पहले अमित शाह से की थी। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात में माना जा रहा है कि 3 अहम मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस था। पहला, अपनों की नाराजगी, दूसरा, साथी दलों की अनदेखी और तीसरा, अगले चुनाव में जातिगत समीकरण। उत्तर प्रदेश के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने पिछले दिनों जिस तरह से योगी सरकार का फीडबैक दिया था, जाहिर तौर पर यह बीजेपी और आरएसएस के लिए परेशानी का विषय था।
पिछले दिनों लखनऊ में हुई रिव्यू मीटिंग्स में पार्टी नेता BL संतोष और राधा मोहन सिंह ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। अब दिल्ली दरबार में योगी की इन अहम मुलाकातों के बाद माना यह जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर हाईकमान ने रणनीति तय की है। मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। छोटे छोटे साथी दलों की भावना को ध्यान में रखना होगा। अपना दल और निषाद पार्टी से रिश्ते को मजबूत रखना होगा। अगले चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण पर फोकस करना होगा। ब्राह्मण समाज और पिछड़ों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की जाएगी। यूपी में इस वक्त जो हलचल नजर आ रही है उसमें कई छोटे दल भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के नेताओं ने भी अमित शाह से मुलाकात करके अपनी मांग उनके सामने रखी है। ये दोनों सहयोगी दल केंद्र और राज्य मंत्रिमंडल में जगह की आस लगाए बैठे हैं और सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। यूपी में इस वक्त इन 4 चेहरों पर नजर है। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष हैं और कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्र और यूपी में मंत्री पद चाहते हैं। जितिन प्रसाद जो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने की अटकलें हैं। और ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के पुराने साथी हैं, अब बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर वो डूबती हुई नैया है, उस पे सवार हमारा मोर्चा नहीं होगा। सपा बसपा को अगर अच्छा लगे कि ये लोग अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, उन लोगों के डर है, तो वो हम लोगों के साथ आ जाएं मोर्चे से और हम उनका स्वागत करते हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसकी रूपरेखा तय की जा रही है। खबर ये भी है कि अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद कल शाम में ही दिल्ली में योगी आदित्यनाथ से मिलने भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया। आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट थी। सर, कुछ आपकी भूमिका उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी इस पर? नहीं, वो कुछ नहीं, शिष्टाचार के नाते पहली बार मुझे जो स्थान मिला है भारतीय जनता पार्टी परिवार में और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उसी पे बस बात है। उधर विरोधी दल अभी भी योगी के दिल्ली दौरे को लेकर चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। अखिलेश ही नहीं, कई और विरोधी भी योगी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि योगी दिल्ली से और मजबूत होकर लौटेंगे और पीएम मोदी ने जिस तरह उन्हें 1.25 घंटे से ज्यादा वक्त दिया वो उसका प्रमाण है। मोदी मानते हैं कि यूपी ने इस कोरोना काल में जिस तरह सब कुछ हैंडल किया वो योगी ही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। योगी ने दिल्ली में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जो किताब दी, उसका शीर्षक भले ही प्रवासी संकट में समाधान था, लेकिन पार्टी हाईकमान का भी यही मानना है कि यूपी में फिलहाल योगी ही समाधान है। इधर यूपी, उधर पंजाब, इधर पंजाब, उधर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, सियासी पारा इन सारे राज्यों में चढ़ा रहा। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह में एक नया मोर्चा खुला। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी कुर्बान करने की पेशकश कर दी। लेकिन सियासी घमासान की सबसे बड़ी खबर तो पश्चिम बंगाल से आई, जहां टीएमसी से बीजेपी में आ गए मुकुल राय दोबारा टीएमसी में आए। 4 साल बाद घर वापसी हुई। मुकुल के टीएमसी में आते ही बंगाल में कई और नेताओं के बीजेपी से दीदी के खेमे में आने के कयास अब तेज हो जाते हैं। बंगाल से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर राजस्थान तक इस वक्त सियासी हलचल का दौर है। कभी दीदी को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले मुकुल रॉय ने करीब 4 साल बाद घर वापसी की है। उधर पंजाब में भी बगावत जोर पकड़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जंग खुलकर सामने आ गई। राजस्थान में कांग्रेस के पायलट भी टेक ऑफ का मन बनाए बैठे हैं, लेकिन अभी नफा नुकसान का जोड़ घटाव कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए।
टीएमसी दफ्तर पहुंचने पर मुकुल रॉय जिस मुस्कुराहट के साथ ममता दीदी से मिले, उससे ये साफ हो गया कि कुछ दिन तक भले ही वो पार्टी से दूर थे, लेकिन रिश्तों में नमी बाकी थी। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দল আমাদের অলরেডি শক্তিশালী, আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে এসেছি। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর ওপরও অত্যাচার কম হয়নি। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে मुकुल निजे मानसिक एक शांति पे। राजनीति में कुछ भी यूं नहीं होता। कभी ममता बनर्जी से अनबन के चलते बीजेपी में चले गए थे, तो अब बीजेपी को विदा किया, तो उसके पीछे भी कई वजहें हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि मुकुल रॉय को फिलहाल टीएमसी में लौटना नफे का सौदा लग रहा है। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के कारण राज्यसभा की एक सीट खाली है, जिस पर मुकुल को भेजा जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में खत उनको खल रहा था, जो हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और ममता बनर्जी को हराया भी है। मुकुल रॉय कहने को तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी में साइडलाइन थे। घर वापसी आसान इसलिए थी क्योंकि खुलकर कभी सार्वजनिक मंच से ममता के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन मुकुल रॉय के खिलाफ सौमित्र खान ने जमकर बोला। उन्हीं सौमित्र खान ने जो खुद टीएमसी से बीजेपी में आए थे और अभी विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद हैं। मुकुल रॉय एक मिर्जाफर है। मुकुल रॉय उसका लड़का को जीता नहीं पाया इस बार वोट में। मुकुल रॉय लड़का एक ठगबाज है। मुकुल रॉय लड़का एक पैसा कमाने के लिए बीजेपी में आया थे, लेकिन बीजेपी में मुकुल रॉय उसका लड़का को जीता नहीं पाया। जो पैसा का लालच है, जिसका जो पैसा का लालच है, जो राजनीति को पैसा के लालच में चलती है, वो फिर तृणमूल में जाएगा। पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी घमासान सुलझाने के लिए पार्टी ने जो कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी गई है, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिख रहा। कहा जा रहा है कि पंजाब में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी है और सुनील जाखड़ इसके लिए तैयार भी दिख रहे हैं। घमासान राजस्थान कांग्रेस में भी है, बस अभी पंजाब की तरह खुल्लम खुल्ला नजर नहीं आ रहा। लेकिन सचिन पायलट के तेवर बता रहे हैं, जितिन प्रसाद की तरह वो भी किसी दिन कांग्रेस से हाथ छुड़ा सकते हैं। आज पायलट ने जयपुर में कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसी बीच खबरें आई कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की सचिन पायलट से बात हुई है और सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पायलट से इसे लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब घुमा कर दिया। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की और उन्हें समझाया। वे दिल्ली भी आ गए हैं, लेकिन आखिरकार सचिन पायलट का फाइनल प्लान क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जाहिर है अगर सचिन ने पार्टी छोड़ी तो फिर कांग्रेस की डूबती कश्ती में एक और छेद हो जाएगा। एक इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, एक उस पार्टी से इस पार्टी में आ रहा है, लेकिन कोई भी जनता के दिल में नहीं समा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।